नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। खबर जोधपुर से है, जहां वीएचपी का धरना चल रहा है। कलेक्ट्रेट के बाहर वीएचपी का धरना, और आपको बता दें कि धरने में गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री वो भी शामिल हुए। सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद का यह धरना, जिसमें शामिल हुए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी इस वक्त? तो जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में एक धरने का आयोजन जिला कलेक्टर परिसर के बाहर किया गया। इस धरने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सम्मिलित हुए। वे भी धरने पर बैठ गए। करीब 15 मिनट धरने में बैठने के बाद वे मीडिया से बिना बात किए ही वहां से रवाना हो गए। अगर बात करें तो जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में उपद्रव की घटनाएं हो रही है, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही है, उनको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर धरना देकर एक जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इन सभी जो दंगों की जांच जो है एनआईए से करवाने की मांग की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। आरएसएस और भाजपा के लोगों के दंगों में शामिल होने के बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की असली दुविधा भाजपा से है, जो कि अभी सबसे बड़ी पार्टी है। आरएसएस का देश भर में नेटवर्क है, यही कांग्रेस की समस्या है। कांग्रेस पार्टी देश में सिर्फ 2 प्रदेशों में बची है। शेखावत ने आरोप लगाया कि अपना वजूद बचाने के लिए बंद दरवाजे से ऐसे दंगे करवाना कांग्रेस की नीति और रीति है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने बातों से विषयों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए और समाज को भ्रमित नहीं करना चाहिए। करौली और जोधपुर की घटनाएं तुष्टीकरण की नीति के उदाहरण हैं। एक एक्सटेंट तक माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है। वे कहते हैं कि जहां दंगे हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि अब देश में चाहूँ और भारतीय जनता पार्टी भी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी है, और आरएसएस का नेटवर्क भी देश में सब जगह है। ये दुविधा और ये कष्ट कांग्रेस पार्टी का है, जो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि अब कांग्रेस पार्टी क्योंकि केवल 2 प्रदेशों में बची है और गिने चुने जगह हैं कि कांग्रेस के लोग बचे हैं। ढूंढने पर भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सदस्य मिलते नहीं हैं। इसलिए शायद उनको ऐसा लगता होगा कि देश में सब जगह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोटा के मंडाना सीएचसी में ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक 6 वर्षीय मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल पहुंचने की बजाय रात को ड्यूटी डॉक्टर ने फोन पर ही स्टाफ को बच्ची के इलाज की जानकारी दे दी और बच्ची की तबीयत बिगड़ती गई। हालत गंभीर होने के बाद बच्ची को कोटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस कांस्टेबल की 6 साल की बेटी की मौत के बाद स्थानीय लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। मासूम बच्ची की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सीएचसी डॉक्टर सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही जांच करके लापरवाही पाए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर को गिरा, कोई उठ करके नहीं आए। बिना पर्ची के 3 गोली दे दी, उसमें से आधी गोली बच्ची को खिलाने के लिए बोला कि सुबह फिर 10 बजे दिखाना, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैं बच्ची को लेकर के घर पे आया और उसके थोड़ी देर बाद में वो तड़पने लगी। फिर मैं कोटा लेकर गया। आ जाती उस समय तो शायद मेरी बच्ची मेरे साथ तो थी आज, और उसी टाइम डॉक्टर आके ये बता देती आप इसको यहाँ से रेफर करती हूँ और कोटा ले जाओ,
तो मेरी बच्ची आज मुझे वापस मिलती। हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था जिस पे 3-4 बार धक्के लगाए तो बाहर से अंदर से उठ के एक बाबा आए, गेट खोला, फिर कोई और सो रहा हुआ था, पता नहीं कौन था कौन नहीं था। बच्ची को मैंने बताया कि इसकी ये तकलीफ़ है, किसी चीज़ ने इसको हाथ पे काटा है, इस जगह पे सीधे हाथ पे। तो कंपाउंडर था कौन था पता नहीं। शाहपुरा में पानी के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीण का गुस्सा फूटा। लोगों ने नीमका थाना स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। जलदाय विभाग की अर्थी निकालकर अपना विरोध जताया। पुलिस व जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई है। शाहपुरा कस्बे का यह मामला है जहां पे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। पानी उन्हें मिल नहीं पा रहा है, पेयजल समस्या, और इसी को लेकर आक्रोश जो है वो आज देखने को मिला है ग्रामीणों का। ये तस्वीरें अगर आप देखें, अधिकारी पहुंचे मौके पर, पुलिस के अधिकारी हो या जलदाय विभाग के अधिकारी, लेकिन उन्हें ग्रामीणों ने खरी खोटी जमकर सुनाई है। हीरालाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हीरा, क्या जानकारी इस वक्त, क्या स्थिति वहां? जी मैं आपको बता दूं कि शाहपुरा कस्बे का यह मामला है जहां 17 नंबर और 32 नंबर वार्ड में पानी की भयंकर समस्या है। ग्रामीणों ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से समस्या समाधान के लिए निवेदन भी किया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस वजह से आज आक्रोशित महिला पुरुष है जो जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर नीमका थाना स्टेट हाईवे पे आकर बैठ गई और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे लंबी लंबी वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पे पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पे अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक उनके वार्ड में पानी की समस्या का समाधान नहीं होता तब तक वो धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। बाद में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया और शीघ्र पेयजल आपूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद है जो ग्रामीणों ने जाम खोला। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा किस तरीके से फूटा वो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। सहयोगी हीरालाल भी अधिक जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पेयजल का संकट बना हुआ है और इसी की वजह से ग्रामीण आक्रोशित नजर आए। जलदाय विभाग के अधिकारी हों, पुलिस के अधिकारी हों, सभी को खरी खोटी जमकर सुनाई है ग्रामीणों ने। और नीमका थाना स्टेट हाईवे जो है उसे ग्रामीणों ने पहले जाम कर दिया और जलदाय विभाग की अर्थी निकाली। पुलिस के अधिकारी और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जमकर खरी खोटी सुनाई ग्रामीणों ने पुलिस के अधिकारियों को और साथ ही साथ जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से है, जहां पर सड़क हादसे में एडीजे की मौत हुई है। अनूपगढ़ एडीजे सरोज चौधरी की मौत हो गई है। सिंचाई विभाग की गाड़ी और एडीजे की गाड़ी में भिड़ंत हुई है। हादसे में एडीजे की मौत हुई है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। तीनों घायलों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुगल थाना क्षेत्र के जालवाली के पास यह हादसा हुआ है। तो एक दर्दनाक हादसा जिसमें एडीजे की मौत हो गई है। अनूपगढ़ एडीजे सरोज चौधरी की मौत हुई है सड़क हादसे में। यह बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से, जहां पर जो एक सड़क हादसा सामने आया उसमें एडीजे की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों घायलों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है।
जहां इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी के साथ विक्रम हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जो ये सड़क हादसा है वो पुगल थाना क्षेत्र के जालवाली के पास हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो अनूपगढ़ की एडीजे सरोज चौधरी हैं वो छुट्टी पर अपने घर की तरफ जा रही थी और इसी दरमियान जो सामने से सिंचाई विभाग की एक सरकारी गाड़ी जो है वो आ गई और आमने सामने दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई है और इस टक्कर में जो है एडीजे का ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया है और एडीजे सरोज चौधरी की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग और भी घायल हुए हैं और इन सबको जो है वो हादसे की सूचना के बाद जो है वो पुगल और जामसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को जो है तुरंत पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए अभी भेजा गया है और जो एडीजे है सरोज चौधरी, उनकी बॉडी को जो है वो मोर्चरी में वहां रखवाया गया है और जो पूरी घटना हुई है उसमें अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि जो दोनों गाड़ियां जो आमने सामने आ रही थी और अचानक से जो है वो एक दूसरे से टकरा गई और इसी वजह से जो है ये पूरा हादसा हुआ है। जी, तो क्या रफ्तार भी इसके पीछे की वजह या कुछ अभी क्लियर हो पाया है या नहीं? जी, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि रफ्तार में गाड़ियां थी, क्योंकि वो एडीजे अपनी निजी गाड़ी में थी और वो सामने से एक सरकारी जो बोलेरो गाड़ी है उससे इसकी भिड़ंत हुई है। आमने सामने की टक्कर होने के कारण से जो दोनों गाड़ियां हैं वो आगे से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी पुलिस पूरी घटना का जो है जानकारी जुटा रही है। प्रथम जो घटना के बाद जो है वो घायलों को पहले अभी हॉस्पिटल पहुंचवाया गया है और एडीजे की जो बॉडी है उसे जो है वहाँ पुगल मोर्चरी में रखवाया गया है। अभी जो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल विक्रम, और आपने जैसा बताया कि जो ड्राइवर है उससे चोटें आई हैं, बाकी 2 और लोग हैं, तो वो 2 लोग और कौन हैं? जी, दूसरी जो सरकारी गाड़ी है निश्चित रूप से उसी गाड़ी के जो ये 2 लोग हैं, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन है ये 2 लोग। जो एडीजे का ड्राइवर है उसके जरूर घायल होने की सूचना अभी पुलिस से हमें मिली है और एडीजे की जो डेथ है होने की जो है वो भी पुष्टि पुलिस ने कर दी है। 2 लोग और कौन है, संभवतः ये वही लोग हैं जो सरकारी गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन अभी इनका जो है वो पता नहीं चल पाया है क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब जो है यहाँ बीकानेर ट्रॉमा सेंटर लाया गया है तो यहाँ से जो है इन घायलों की जो है पूरी जानकारी मिल पाएगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर आपको बताएं। अमन चोपड़ा केस में अमन चोपड़ा डूंगरपुर पहुंचे हैं। बिछीवाड़ा थाने में इस वक्त अमन चोपड़ा मौजूद हैं और आपको बता दें कि अमन चोपड़ा इस वक्त थाने में मौजूद हैं। हमारे साथ दिनेश शर्मा, हमारे सहयोगी, अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी इस वक्त अमन चोपड़ा बिछीवाड़ा थाना पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए हाईकोर्ट ने जो इजाज़त दी थी वो ये कि 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पुलिस पूछताछ कर सकती है और अमन चोपड़ा जो है वो 5 मिनट पहले यहाँ थाने पर पहुँच गए थे। फिलहाल जो है यहाँ बिछीवाड़ा थाने पर उनसे अकेले में पूछताछ जारी है। वीडियोग्राफी जो है पूछताछ की करवाई जा रही है और ये जो मामला है ये लाइव टीवी शो के दौरान टिप्पणी का मामला है जिसमें 3 जगह पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। 2 जगह की एफआईआर जो है वो जयपुर हाईकोर्ट ने पहले ही उनमें रोक लगा दी थी गिरफ्तारी पर। इसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट का जो आदेश था वो ये था कि गिरफ्तारी जो है किसी भी एफआईआर में नहीं की जा सकती, चाहे अभी जो स्टैंड कर रही है एफआईआर वो या फिर आगे भी जो कोई एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज होगी उसमें गिरफ्तारी जो है वो पूरी तरीके से रोक लगाई हुई है कोर्ट ने। और इसके साथ ही पूछताछ की जो है वो सरकार की ओर से वकीलों ने ये कहा था कि पूछताछ पुलिस जो है करना चाहती है, तो पूछताछ की इजाज़त दी गई थी। 6 घंटे के लिए वक्त दिया गया था कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के बीच पूछताछ जो है पुलिस कर सकती है। तो अमन चोपड़ा पहुंचे हैं अपनी लीगल टीम के साथ में यहाँ पर पुलिस थाने पर और यहाँ पर ये जो बिछीवाड़ा थाना है डूंगरपुर जिले का, क्योंकि पहली एफआईआर जो है वो यहीं पर दर्ज हुई थी इसी थाने में। जो ब्लॉक अध्यक्ष है यहाँ के इस क्षेत्र के उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसे लेकर जो है पुलिस आज पूछताछ कर रही है अमन चोपड़ा से। तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चला है और पूछताछ जो है वो अभी जारी है। और
ये जो मामला है इसे लेकर हाईकोर्ट ने ये भी टिप्पणी की थी कि जब कई जो है वो संगीन मामलों में अपराधी खुले घूम रहे हैं और अगर इस तरीके से लाइव टीवी शो के दौरान कोई अगर टिप्पणी कर दी जाती है तो उसमें आखिर इतना बवाल क्यों मचा है, क्यों आखिर पुलिस जो है वो गिरफ्तारी इस मामले में करना चाहती है। तो ये कहते हुए, ये टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी गिरफ्तारी पर और ये भी कहा था कि किसी भी एफआईआर में इस प्रकरण से जुड़े हुए कोई जो है वो गिरफ्तारी नहीं होगी। पूछताछ फिलहाल चल रही है, क्या कुछ बिंदु हो सकते हैं। सहयोगी जयेश भी हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। जयेश, क्या कुछ बिंदु पूछताछ के हो सकते हैं, क्या लगता है? दिनेश, देखिए, पहला मामला जो है डूंगरपुर में दर्ज हुआ था, इसके अलावा 2 मामले और दर्ज हुए थे। डूंगरपुर में जो मामला दर्ज हुआ था उसको लेकर के जो 3 मामले दर्ज हुए थे उसको लेकर के स्पष्ट है कि ये इसमें पुलिस की और सरकार की जो मंशा है वो हैरेसमेंट की थी और मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश थी। लेकिन जो आज की जो बात करें पूछताछ की, तो 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। बंद कमरे में जो जाँच अधिकारी हैं वो अमन चोपड़ा से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बिंदुओं की जहाँ तक बात करें, पुलिस का जो कहना है कि जो, चलिए ठीक है दिनेश, आप नजर बना करके रखिएगा और भी अपडेट वहां से अगर कुछ आता है वो भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में आपको बता दें कि कई सारी मांगे हैं परिजनों की, जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने की, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की, मृतक जयपाल के परिजन को नौकरी देने की, नावा थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के धरना जारी रखने की चेतावनी दी गई है। नावा में जयपाल की हत्या हुई थी, जिसके बाद अब इसमें कई सारी मांगे हैं, उसके बाद ही परिजन जो हैं वो शव लेंगे। तो धरना अभी भी चल रहा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई करे। दलीलें बहुत सारी दी जा रही हैं कि इसमें विधायक का नाम भी आरोपियों में है, तो इस वजह से जांच उस तरीके से नहीं कर सकती है प्रदेश की कोई एजेंसी या पुलिस जिस तरीके से सीबीआई करेगी। इसके अलावा जॉब की बात की जा रही है कि नौकरी दी जाए जो परिजन हैं उन्हें। जो थाना पुलिस है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जो नावा थाना है। इसके अलावा जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, ये मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के धरना लगातार जारी है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी इन दोनों ने धरना दिया हुआ है नावा में, और जो परिजन हैं उनका भी ये कहना है कि वो भाजपा और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उनके धरने के साथ हैं। यानी जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जाए। तो देखना अहम होगा कि कब तक ये गतिरोध जो है वो खत्म होता है। जयपाल पूनिया की हत्या की गई थी और आपको बता दें कि उन पर एक कार में सवार होकर आए 5 से 6 बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें 2 गोली उन्हें लगी थी। इलाज के लिए उन्हें जयपुर भेजा गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। और जो लड़ाई आम आदमी के लोगों ने लड़ी थी वो उनकी वैसे नहीं जाए, ये हमारी उनकी सादत बेकार नहीं जाए जयपाल की। ये हम सबका यहाँ मकसद है कि सीबीआई जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी। जो परिजनों ने मांग पत्र दिया है उस पर प्रशासन की तरफ से कोई इनपुट अब तक आया? प्रशासन, ये संवेदनहीन सरकार है राजस्थान की। मांग पत्र में पहली मांग सीबीआई जांच की है। मैं ये बता दूं कि 25 घंटे बाद भी सीआई डीवाईएसपी को सस्पेंड नहीं करना, किसी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करनी। यहाँ बताओ, इस तरह हत्या करके भाग जाते हैं खुलेआम, तो क्या कर रही है पुलिस राजस्थान की? राजस्थानी पुलिस का इकबाल तो वैसे ही खत्म हो गया। थानों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। जंगल राज हो गया, अपराध में राजस्थान 1 नंबर में चला गया। क्यों चला गया? इसके कारण सब आप जानते हो। सीएम परेशान है खुद की, सरकार गिर रही है, हर विधायक को राजी रखना चाहते हैं। इस चक्कर में कोई विधायक हत्या भी करवा देता है, कोई प्लॉट पर कब्जा कर लाता है, कोई दूसरा काम कर लेता है। तो ये मुख्यमंत्री अंदर से बिल्कुल कमजोर हो गए, काम करने की इनकी क्षमता नहीं रही। हम इसके अंदर इस आंदोलन को बड़े रूप में करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो कितना ही लंबा चले, इसमें परिजन मजबूती के साथ खड़े हैं। परिजनों को न्याय दिला के यहाँ से आपकी मुख्य मांग सीबीआई की जांच है, उसके बाद के साथ साथ बाकी सारे जो भी इसके अंदर प्रकरण के अंदर आते हैं अधिकारी वगैरह, वो प्रशासनिक जांच विषय तो उनको तुरंत प्रभाव से एपीओ किया जाए, निलंबित किया जाए। जो दोषी कड़ियां हैं।
प्रदेश में वन्य जीवों की गणना इस वक्त चल रही है। 29 वाटर पॉइंट्स पर गणना हो रही है। 23 वाटर पॉइंट्स केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, 6 वाटर पॉइंट बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में। 100 से अधिक कर्मचारी जो हैं वो लगे हुए हैं। गणना के लिए अतिरिक्त टीमों का भी इंतजाम किया गया है। वन्य जीवों की ज्यादा आवाजाही वाली जगहों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। तो वन्य जीवों की गणना इस वक्त चल रही है। 29 वाटर पॉइंट्स पर गणना इस वक्त चल रही है और आपको बता दें कि 100 से अधिक कर्मचारी जो है वो गणना करने में लगे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा से है, जहां पर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। चारपाई पर सो रहे युवक पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतारा गया है युवक को। लालसोट थाना क्षेत्र के चांदसेन गांव का यह मामला। मौके पर पुलिस पहुंची है और घटनास्थल का मुआयना किया है। तो दौसा से यह बड़ी खबर, जहां पर एक युवक की हत्या की गई है। चारपाई पर सो रहे युवक पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। कोटा बूंदी के दौरे पर हैं ओम बिरला। फसल खरीद प्रक्रिया पर बैठक, नेफेड के अधिकारियों से चर्चा की है। चना खरीद को लेकर अधिकारियों से चर्चा की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं और इस दौरान ओम बिरला ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। नेफेड के अधिकारियों के साथ चर्चा की। जो फसल खरीद है उसकी प्रक्रिया को लेकर चर्चा की है, जिसमें चना खरीद को लेकर अधिकारियों से बात की। तो क्या रोहित जोशी की गिरफ्तारी तय है? क्योंकि रेप केस में फरार चल रहे रोहित जोशी की तलाश में दिल्ली पुलिस जयपुर पहुंची। उनके घर पर नोटिस चस्पा किया और 18 मई को दिल्ली के सदर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। देखिए रिपोर्ट। महेश जोशी की बड़ी मुश्किलें, रोहित पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। दिल्ली पुलिस ने नोटिस किया चस्पा, पूछताछ के लिए रोहित को दिल्ली बुलाया। रोहित जोशी हाजिर हो। इन तस्वीरों को देखिए। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का निजी आवास है और यहां इस नोटिस को दिल्ली पुलिस ने चस्पा किया है। बाकायदा रोहित जोशी, जो कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे हैं, जिन पर रेप के आरोप हैं, उन्हें 18 मई तक दोपहर को 1 बजे दिल्ली के सदर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। रोहित फरार, चिपकाया इश्तिहार। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को पूछताछ के लिए तलब किया। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के निजी आवास पर नोटिस चस्पा किया। कल रात को जयपुर आई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। महिला जांच अधिकारी की ओर से
चस्पा किया गया नोटिस। 18 मई को दोपहर 1 बजे दिल्ली के सदर बाजार थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुष्कर्म के मामले में फंसे उनके बेटे रोहित जोशी को तलब करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम कल देर रात जयपुर पहुंची, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने महेश जोशी के हसनपुरा स्थित एक निजी आवास पर यह नोटिस जो है चस्पा किया, जिसमें कहा गया है कि रोहित जोशी 18 तारीख को दोपहर 1 बजे तक सदर थाना पुलिस में पेश हों, वे पूछताछ के लिए आएँ और उनके साथ मुकदमे में जो भी उनके पास कोई रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वे भी साथ में लेकर के आएँ। मतलब साफ है, अब रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इधर बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। जब मंत्री के बेटे पर यदि कोई महिला या कोई लड़की दुष्कर्म और इस तरीके का आरोप लगाती है, उस पर मुख्यमंत्री को उदारता के साथ आगे आकर इस बात का उदाहरण पेश करना चाहिए था कि वो उस पर कार्रवाई होती तो लगता कि लोग उन पर भरोसा कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ये भरोसा उन्होंने खो दिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में रोहित जोशी 18 तारीख को सदर बाजार दिल्ली पुलिस में पेश होंगे या नहीं होंगे। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाद, इस पूछताछ के बाद रोहित जोशी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।